नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, क्योंकि खबर यह है कि खाने के तेल की कीमतों का जो मुद्दा है वो अब संसद में भी उठ गया है। मतलब ये कि संसद में भी इस मामले पर आज चर्चा हुई और जब ये सवाल पूछा गया कि खाने के तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, तो पीयूष गोयल ने ये जवाब दिया, जिनके पास अभी खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने ये जवाब दिया कि खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के लगातार सरकार की नज़र बनी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर के एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सचिवों की बनाई गई है जो इस पूरे मामले को देख रही है। ये कमेटी खाद्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। उसमें अलग अलग मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं, डीजीएफटी के भी अधिकारी हैं और इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। और खासकर के जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है एडिबल ऑयल का और जो बाकी कमोडिटीज़ का, उसको भी गौर से देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर कुछ करने की गुंजाइश है। और ये कहा है कि सरकार जो है इस बात को लेकर लगातार नज़र सरकार की बनी हुई है कि कंज्यूमर, फार्मर और इंडस्ट्री के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे कोई रणनीति बनाई जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं, CKED हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर के आज संसद में भी चर्चा हुई और पीयूष गोयल ने यह कहा है कि इंडस्ट्री, फार्मर्स और कंज्यूमर तीनों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो अगर सचिवों की ये जो कमेटी बनाई गई है इंटर मिनिस्ट्रियल, अगर आपसे संपर्क करे तो आप क्या सुझाव देंगे जिसमें इंटर मिनिस्ट्रियल, अगर आपसे संपर्क करे तो आप क्या सुझाव देंगे जिसमें इंडस्ट्री का हित भी रह जाए, कंज्यूमर का भी रह जाए और फार्मर का भी रह जाए? देखिए, पहले तो जो सिचुएशन आज बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट के वजह से हुई है, अपने हाथ में नहीं है। जो अपने तरफ से क्या कर सकते हैं कि आज गवर्नमेंट चिंतित है, इतने भाव बढ़े हुए। पहले तो पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब्सिडाइज करके आप तेल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पोर को दीजिए ताकि वो ज्यादा अफेक्टेड है, तो उनके लिए वो करना चाहिए। दूसरा ये करना चाहिए कि जो आप टैरिफ वैल्यू हर 15 दिन में रिवाइज करते हैं और जब भी प्राइस ऊपर जा रही है तो आप 3 महीने या तो 6 महीने के फ्रीज कर दीजिए। 2006 से 2012 तक आपने टैरिफ फ्रीज करके रखी थी, वही लाइन पे आप फ्रीज कर दीजिए। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल से अप्रैल तक ये मामला ऐसा ही रहने वाला है कि जैसे इंटरनेशनल सिचुएशन दिख रही है कि अप्रैल के बाद में नरमी आएगी, तब तक एक डेढ़ महीना लगता है कि मार्केट तेज या तो यही रहने वाली है। तीसरा रीजन है कि जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि अपने ऑयलसीड की प्रोडक्शन बढ़ाए कैसे भी करके, और जो आज जो दाम चल रहा है सोयाबीन है तो सरसों का काफी किसानों को काफी फायदा हुआ है और अगले साल में अगली मौसम में खरीफ है तो रबी में और एक्सपांशन बढ़ेगा। पर एक चीज जरूर मैं बता दूं कि नवंबर में गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम की थी और एक हफ्ते में ड्यूटी का जो था वॉश आउट हो गया था, कोई कंज्यूमर के बेनिफिट नहीं होता। और आज भी मैं मार्केट देख रहा था, जैसे अनाउंसमेंट आया लोकल मार्केट तो 10-15 रुपया कम हुई, मगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई। सोयाबीन मार्केट 2.5% बढ़ गई और सीपीओ मार्केट सोयाबीन मार्केट 1.5% और सोयाबीन और पाम 2.5% बढ़ गया। जो कल का $1130 था सीपीओ, आज 1155 हो गया, $25 बढ़ गया। और सोयाबीन कल जो 1265 था, आज 1330 हो गया तो 65 हुआ। तो जैसे ऐसे होता है, जब भी हमारे यहाँ ड्यूटी कम करने की बात होती है, इंटरनेशनल मार्केट तेज हो जाती है। और अपने यहाँ तो खास इसका फर्क नहीं पड़ा है। पामोलिन में की बात तो हुई नहीं सर आज। हाँ जी, हेलो, ड्यूटी कम करने की बात तो नहीं हुई है। मंत्री जी ने तो जवाब संसद में ये दिया है कि इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है। आपने बताया कि क्या हो सकता है, तो ये न्यूज जो आया है तो उसके वजह लोकल मार्केट में 10 रुपया ही कम हुआ है, मगर इंटरनेशनल मार्केट काफी ऊपर चली है। वो मैं बताना चाहता हूँ कि ड्यूटी रिडक्शन इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन रेजिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वही एक सॉल्यूशन है। कहाँ तक ड्यूटी आप कम करते जाएंगे? हाँ जी मुत्तुंजय साहब। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए, जो कि ठीक भी है, बिल्कुल ठीक बात है कि ड्यूटी के जरिए कब तक दाम कम या दाम को काबू में रखा जाएगा। उत्पादन बढ़ाना एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा और उस दिशा में काम और तेज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि
पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में अब यहां से होगा क्या? राजीव जी, बिल्कुल संक्षेप में फ्यूचर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्यू ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है? राजीव जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी मृत्युंजय जी, नमस्कार। एडिबल ऑयल पर आपका क्या व्यू है सर? क्या करना चाहिए फ्यूचर मार्केट में भी? मृत्युंजय जी, थोड़ा देखिए, अगर चार्ट्स के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठहराव आना चाहिए भाव में। जिस तरह से 1300 के आसपास का रिफाइन ने हाई लगाया है, 1320-30 का, मुझे लगता है बाजार को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। 1240 1220 तक का मुझे लगता है नीचे में रिफाइन का भाव नीचे में करेक्ट कर सकता है। और अगर मैं क्रूड पाम ऑयल की बात करूं मृत्युंजय जी, तो मुझे लगता है क्रूड पाम ऑयल का भी जो प्राइस एक्शन है वो दर्शा रहा है कि बाजार जो है थोड़ा नीचे की तरफ आने को तैयार है। तो 1100 और 1080 के दाम मुझे लगता है क्रूड पाम ऑयल के भी नीचे में गिर सकते हैं आपका। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड की कीमतों में भी तेज गिरावट है और 5% तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम गिरे हैं। एमसीएक्स पर भी जोरदार गिरावट है और इस वक्त एमसीएक्स पर 4% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। तरुण जी, पहले तो आप ये बताएं कि इतनी तेज गिरावट क्यों और क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है? हाय, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गिरावट का सिंपल रीज़न है कि अभी मार्केट में फिर से डिमांड कंसर्न रीइमर्ज हुआ है, स्पेशली जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस यूरोप के अंदर और इंडिया के अंदर देखा जा रहा है। एंड वैक्सीन रोल ओवर भी काफ़ी इशू है यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं स्लो पेस ऑफ रिबाउंड को मान के चल रहा है फ्रॉम कोविड सिचुएशन, जिसकी वजह से हमने देखा है कि लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छा गिरावट ऑयल के प्राइस में आया था और इस वीक हम देख रहे हैं स्पिल ओवर इफेक्ट है। एंड सर्टेनली हमको लगता है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में भी रैली आ रही है एंड ग्लोबल इक्विटीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। एंड हमें लगता है कि $57 WTI क्रूड ऑयल के प्राइस आ सकते हैं। डोमेस्टिक बोर्सेस की बात करें तो 4200 4150 हमारे डाउन साइड के टारगेट्स रहेंगे, जो कि देखे जाने चाहिए इस वीक। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर कि कच्चे तेल में किस तरह का ट्रेंड और किस तरह का ट्रेड आगे दिखेगा। 178 रुपए की भारी गिरावट इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल में, 4300 के नीचे। बिल्कुल संक्षेप में राजीव जी, आपका कमेंट क्रूड पर? मृत्युंजय जी, कमजोरी इसमें लगता है कि और बढ़ सकती है। पहला जो लेवल मुझे नीचे में दिखता है वो दिखता है 4260-70 का, और उसके बाद मुझे लगता है अराउंड 4190 और 4200 के बीच में मृत्युंजय जी इस गिरावट में ठहराव आना चाहिए। और उसके बाद बाजार अगर थोड़ा कंसोलिडेट करता है फिर हम इसमें फर्दर दशा देख सकते हैं। बट अभी ऐसा लगता है कि यहाँ से बाजार सर्टेनली नीचे जा सकता है। 4260 पहला पड़ाव रहेगा और दूसरा पड़ाव इसमें अराउंड 4190-4200 लगता है। जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास सीरीज कमोडिटी की क्लास में आज हम बात करेंगे कपास और कपास खली की। हम आपको कपास की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड सप्लाई की स्थिति सहित कपास कारोबार के तमाम फंडामेंटल के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कारोबार की कितनी संभावनाएं हैं और कपास मार्केट को मजबूत करने में डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीएक्स की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इस मार्केट को मजबूत करने में। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि कपास खली की जो ग्राउंड डिटेल्स है वो क्या है और इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लिहाजा इसके बाजार और कारोबार की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। साल 2019-20 में भारत में कपास उत्पादन 64 लाख टन रहा, जो चीन से 5 लाख टन ज्यादा था। कपास उत्पादन में तीसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। गुजरात देश के कुल कपास उत्पादन में 26% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। वहीं महाराष्ट्र का हिस्सा 24% से ज्यादा का है।
सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ भारत में ओवर सप्लाई का रिस्क हमेशा रहता है। इसलिए देश के कुल कपास उत्पादन को खपाने के लिए घरेलू खपत के साथ एक्सपोर्ट डिमांड पर भी निर्भर रहना पड़ता है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल देश में 358.5 लाख गांठ कपास का उत्पादन हो सकता है और कुल सप्लाई भी बढ़ने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि इस साल ग्लोबल खपत भी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में भारत से कपास का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के आसपास ही रह सकता है, यानी पर्याप्त सरप्लस की स्थिति इस साल भी बनी रहेगी। कॉटन की सप्लाई बढ़ने के साथ कपास खली की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। नए कपास की आवक के साथ ही हर सीजन में कपास खली का उत्पादन शुरू हो जाता है। 2020-21 में देश में 95 लाख टन कपास खली उत्पादन का अनुमान है, जो कि पिछले साल से 4 लाख टन से ज्यादा है। कपास खली का इस्तेमाल आमतौर पर पशु चारे के लिए होता है। इसमें 25% प्रोटीन की मात्रा होती है, जो पशुओं के लिए बेहद जरूरी है। कपास और कपास खली ऐसी कमोडिटी है जिनकी कीमतों में खपत और सप्लाई के आंकड़ों की वजह से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में किसान के साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ काफी रिस्क होता है। कपास और कपास खली की कीमतों में होने वाले अनावश्यक उतार चढ़ाव से बचने के लिए किसान और कारोबारियों के लिए वायदा बाजार का प्लेटफॉर्म बेहद उपयोगी हो सकता है। ऐसे में एनसीडीएक्स पर मौजूद कपास और कॉटन सीड ऑयल केक के कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस रिस्क से बचने के लिए एनसीडीएक्स पर बेहद कम लागत में हेजिंग की सुविधा उपलब्ध है और वायदा बाजार के प्रोडक्ट को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए तो हर पार्टिसिपेंट्स की कपास कारोबार में दिलचस्पी बढ़ेगी। तो आपने देखी है रिपोर्ट और अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं और कपास मार्केट पर गहरी पकड़ रखते हैं। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि खेती के लिहाज से कपास किसानों के लिए कितना फायदेमंद कमोडिटी है, पहला तो ये, और दूसरा ये कि इसको और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए किसानों को और अच्छा मार्केट मिले, अच्छा भाव मिले, इसमें वायदा बाजार की क्या भूमिका आप देख रहे हैं, एनसीडीएक्स की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग मोतीम जी। कपास अब तो शायद करीबन 10-12 साल इसकी एज हो गई, तो काफ़ी मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। वैसे देखने में वो मार्केट साइज के हिसाब से रिलेटिव टर्म में शायद छोटा मार्केट लगे, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि ये 10 महीना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई ब्याज बदला नहीं है। तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण किसानों को एक प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से थोड़ा वो फॉरवर्ड गाइडेंस देता है कि उसको फसल में कितना एलोकेशन करना चाहिए कपास के लिए। इसी तरह एंड यूजर में कंज्यूमर है या जिनर है, उसको भी अपने अपने हिसाब से वो फॉरवर्ड इंडिकेशन देता है कि आने वाले साल में मार्केट कैसा रहेगा। जिन लोगों को प्योर हेज करना है तो अपनी आने वाली फसल के सामने वो फॉरवर्ड में बेच के रिस्क को हेज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जैसे कि बिनोला का हमारे यहाँ डायरेक्ट फ्यूचर्स नहीं है, तो बिनोला की तेजी मंदी का किसी को रुझान निकालना है तो भी ये अपने हिसाब से थोड़ा इनडायरेक्ट प्रॉक्सी प्राइसिंग देता है। अच्छा, तो ये आपने हेजिंग का मामला भी समझा दिया कि हेजिंग भी आप किस तरह से इसमें कर सकते हैं। मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि फंडामेंटल को देखते हुए क्या इस कमोडिटी में ट्रेड की आपको ज़्यादा संभावनाएं आपको इस वक्त दिख रही हैं, और इस ट्रेड को और बढ़ाने के लिए, मतलब इसका कनेक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी करने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट को और सिस्टमेटिक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? बेसिकली जो सीड कॉटन की हमारी जो इकोसिस्टम या तो सप्लाई चेन है, उसमें रॉ कॉटन, फिर बिनोला यानी कॉटन सीड, फिर बिनोला खल, फिर बिनोला ऑयल जिसको कपास या वॉश बोलते हैं हम, और फाइनल प्रोडक्ट लिंट यानी कॉटन। तो उसमें से हमारे यहाँ कॉटन केक इज़ फेयरली लिक्विड प्रोडक्ट, क्योंकि इसका करीबन 90 लाख से 1 करोड़ टन का फिजिकल मार्केट है,
और सबसे बड़ा ऑयल सीड मार्केट है ये। जी जी। तो इसके ओके। हिसाब से ओके। एक छोटा सवाल। जी 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 बोलें सर, कंटिन्यू करें। हाँ, तो इसमें अगर पूरी वैल्यू चेन अपने को मिल जाए कि कॉटन सीड भी हो, केक भी हो, कपास भी हो, कॉटन भी हो, तो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स इसमें आएंगे और सब अपने अपने हिसाब से मिलर, क्रशर, जिनर, स्पिनर सब अपने अपने हिसाब से हेज करवाएंगे। ओके, अच्छा ठीक है। आपने कॉटन सीड ऑयल केक का जिक्र किया, कपास खली का जिक्र किया। कपास खली का मार्केट आपको कितना बड़ा लग रहा है और क्या इस मार्केट में ग्रोथ का और ज्यादा पोटेंशियल आप देख रहे हैं? इसमें बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल है और ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट है ये। अब तो ये काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, 10-12 साल से निरंतर इसमें ग्रोथ आ रहा है। कोरोना के चलते हुए थोड़ा डिस्टर्बेंस इसमें जरूर आया लास्ट ईयर, बट हिस्टोरिकल बेसिस से देखें तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ये, जिसमें हेजर को भी काम मिल रहा है, ब्रोकर को भी मिल रहा है, प्रॉप डेस्क को भी मिल रहा है, स्पेकुलेटर को भी मिल रहा है, क्योंकि हर साल इसमें 50-60% की प्राइस स्विंग रहती है। तो जिनको रिस्क ट्रांसफर करना है उसके लिए भी उसमें स्कोप है, और जिसको रिस्क लेना है, रिस्क बाय करना है, तो रिस्क बेचने वालों के लिए और रिस्क लेने वालों के लिए, दोनों के लिए ये स्टैंडर्ड टूल है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया बीरेन वकील साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी की क्लास में आज कपास और कपास खली पर बात करने के लिए।